हाँ दोस्तों, तो कल मैंने आपको मिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के विषय में चर्चा किया था, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एंथर की विभिन्न अवस्थाओं को बतलाया था। हमने आपको बताया था कि एंथर का विकास पहले वो अंडाकार होता है, उसमें बाहर कोशिकाओं का एक गहरा स्तर जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस से घिरा हुआ मृदुतकी कोशिकाओं से निर्मित रचना होती है, जिसकी सारी कोशिकाएं एक जैसी होती है। विकास के अगले स्टेज में एंथर परागकोश पॉलिनसाइट, ये इसमें 4 जगहों पर आउटग्रोथ उत्पन्न होता है और चारों कोनों पर पैरेन्काइमेटस की एक कोशिका अन्य सारी कोशिकाओं से बड़े साइज की हो जाती है। अस्पष्ट केंद्रक गाढ़े जीवद्रव्य के कारण पहचानी जाती है। इस कोशिका को प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल कहा जाता है। ये आर्चीस्पोरियल सेल 4 की संख्या में उत्पन्न होते हैं, चारों का एंथर के चारों कार्नर पर, चारों कोनों पर। ये आर्चीस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाता है, एक बाहर की ओर जिसको प्राइमरी पेराइटल सेल, ये बाहर की ओर बढ़ता है, और इस प्राइमरी पेराइटल सेल से भीतर की तरफ, अंदर की तरफ दूसरी कोशिका बनती है, जिसको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। इन दोनों कोशिकाओं का भविष्य क्या है? प्राइमरी पेराइटल सेल से आगे चल करके एंथर की भित्ति बनती है, पॉलन सैक की दीवार बनती है। ये पॉलन सैक की दीवार में मुख्यतः 3 भित्तियां होती हैं। ये तीनों भित्तियों का निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल के डिवीजन से होता है, जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस के ठीक नीचे इंडोथीसियम, इसको फाइब्रस लेयर भी बोला जाता है। इस इंडोथीसियम की बाहरी दीवार तो पतली है, लेकिन इसकी पार्श्व भित्तियां और भीतरी भित्तियां काफी मोटी होती हैं। इंडोथीसियम ये कोशिकाओं का एक गहरा स्तर होता है। इसके ठीक नीचे कोशिकाओं के 1 से 3 स्तर का बना हुआ ये मिडिल लेयर होता है, और एंथर वाल की सबसे भीतरी इनर भित्ति, जिसको कहा जाता है टैपिटम। तो हमने बताया प्राइमरी पेराइटल सेल से यही 3 भित्तियां बनती हैं। इन्हीं तीनों भित्तियों से एंथर की वाल बनती है, जिसमें इंडोथीसियम सबसे बाहरी भित्ति, टैपिटम सबसे भीतरी भित्ति, और इन बिटवीन इंडोथीसियम एंड टैपिटम कोशिकाओं के 1 से 3 लेयर का बना हुआ मिडिल लेयर होता है। पूरे एंथर में एंडोथीसियम की मोटाई सर्वत्र एक जैसी नहीं होती। स्टोमियम पर, जहां से एंथर की भित्ति फटेगी आफ्टर मैचुरेशन, परिपक्व हो जाने के बाद एंथर की वाल फटती है। एंथर की वाल जहां पे फटती है उसी को स्टोमियम कहा जाता है,
तो स्टोमियम वाले भाग पे एंडोथीसियम की भित्ति पतली होती है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल से बनता है वॉल ऑफ एंथर, और दूसरा सेल जो आर्कीस्पोरियल सेल की डिवीजन से बना था, भीतरी सेल, जिसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोला जाता है। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कई बार के सूत्री विभाजन से माइटोसिस डिवीजन द्वारा इससे बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, और इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन होता है, तो इस रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप अगुणित हेप्लॉइड रचना बनती है, जिसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर अथवा पॉलन ग्रेन। चूंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये बना है, इसलिए ये हेप्लॉइड रचना होती है, अगुणित रचना होती है। तो देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोर अथवा पॉलन ग्रेन के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहा जाता है, लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर के बनने की इस क्रिया को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोला जाता है। ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर का जो निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण दो तरीके से होता है। अर्धसूत्री विभाजन माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन दो तरीके से होता है। एक में आप अर्धसूत्री विभाजन हो चाहे सूत्री विभाजन हो, आप पढ़े हो कि इसमें सबसे पहले केंद्रक बढ़ता है। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद कोशिका का कोशिका द्रव्य बढ़ता है, फिर भित्ति का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप दो सेल बनते हैं। तो कोशिका द्रव्य के बढ़ने को साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया में अधिकांश डाइकॉट प्लांट में, ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधों में कैरियोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस की पूर्णतः समाप्ति पर जितना केंद्रक बनना होगा सारे केंद्रक बन जाएंगे, और एट लास्ट साइटोकाइनेसिस होगा, यानी भित्ति का निर्माण बाद में होता है। तो ऐसे माइक्रोस्पोर बनते हैं डाइकॉट प्लांट में, द्विबीजपत्री पौधों में। ऐसे माइक्रोस्पोर को टेट्राहेड्रल बोलते हैं, जबकि एक बीजपत्री मोनोकॉट प्लांट में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो कैरियोकाइनेसिस होने के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये जो चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, एक रेखा में होते हैं, लीनियर पैटर्न में होते हैं। ऐसे माइक्रोस्पोर को आइसोबाइलेटरल
ये माइक्रोस्पोर प्रारंभिक अवस्था में तो चारों एक ही होते हैं, लेकिन अंत में ये सभी माइक्रोस्पोर सारे लघुबीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ केस में ये माइक्रोस्पोर अलग नहीं होते और इस आधार पर माइक्रोस्पोर ये निम्न प्रकार के, नंबर 1 कंपाउंड माइक्रोस्पोर, और पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर, कंपाउंड माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन जब चारों ही माइक्रोस्पोर, चारों ही लघुबीजाणु एक साथ जुड़े रहे, अलग हो ही नहीं, तो ऐसे माइक्रोस्पोर को कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहा जाता है। जैसे डाइफा में जो लघुबीजाणु होता है उस लघुबीजाणु को कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहा जाता है। दूसरा है पॉलिनियम। पॉलिनियम ये मिलता है कैलोट्रोपिस, मदार में और आर्किड में के लघुबीजाणु जितने भी माइक्रोस्पोर बनते हैं पालन साइक में, वो सारे के सारे माइक्रोस्पोर मिलकर के एक रचना बनाते हैं। उसी रचना को कहा जाता है पॉलिनियम। जैसे मदार में बताया हमने आपको, आर्किड में, ये मदार का पॉलिनियम है। एक एंथर में जितने भी माइक्रोस्पोर बनते हैं, दो पॉलिनियम दिखाया गया है, यहाँ पर एक पॉलिनियम है, दूसरा ये है। समस्त माइक्रोस्पोर आपस में जुड़ करके जो रचना बनाती है, इसी रचना को पॉलिनियम। तो पॉलिनियम ये सब माइक्रोस्पोर मदार में और आर्किड में मिलता है। मदार जब एंथर पूर्णतः विकसित और परिपक्व हो जाता है, मैच्योर होता है, उसी दशा में एंथर की भित्ति फटती है। तो एंथर की भित्ति का फटना और उसमें से पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना, यह कहा जाता है डिसेंस ऑफ एंथर। परागकोश का स्फुटन, डिसेंस ऑफ एंथर, जब एंथर पूर्ण विकसित परिपक्व हो जाता है, ऐसी दशा में एंथर की भित्ति फटती है।
और भित्ति का फटना स्टोमियम वाले भाग पे होता है। कैसे? परिपक्व होने पर एंथर की वाल का बाहरी भित्ति जो एपिडर्मिस से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, जिसको इंडोथीसियम बोला जाता है। हमने आपको बताया था कि इंडोथीसियम की ये पार्श्व भित्ति है, ये भीतरी भित्ति है। इंडोथीसियम ये कोशिकाओं का एक गहरा स्तर होता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है। इसमें ये आउटर वॉल है और ये है पार्श्व भित्ति, लैटरल वॉल। ये है इनर वॉल। देखिए, इंडोथीसियम कोशिका के कोशिका भित्ति की विशेषता क्या है? बाहरी भित्ति पतली होती है, जबकि पार्श्व और भीतरी भित्ति लैटरल एंड इनर वॉल ये बहुत ठीक होता है। ये फाइब्रस लेयर भी बोला जाता है। जब एंथर परिपक्व हो जाता है तो इंडोथीसियम सेल से लॉस ऑफ वाटर, कोशिका द्रव्य से जल का लॉस होता है। परिणाम स्वरूप ये बाहरी पतली भित्तियां अंदर खींच जाती है, क्योंकि ये पतली होती है। और इन समस्त इंडोथीसियम सेल के बाहरी भित्ति के अंदर की ओर खींचने के कारण एक तनाव उत्पन्न होता है। एक समय तनाव इतना अधिक हो जाता है कि स्टोमियम बताया था कि एंथर का वो पार्ट होता है जहां पर इंडोथीसियम की भित्तियां बहुत पतली होती है। तो ऐसे जगहों पर इस तनाव को स्टोमियम के सेल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं पर एंथर की भित्ति फटती है और इन भित्तियों के फटने को ही कहा जाता है डेसेंस ऑफ एंथर। उसके पहले जब एंथर मेच्योर होता है उसके पहले ही मिडिल लेयर एंड टैपिटम ये दोनों ही भाग नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। टैपिटम ये 22 लेयर होता है, मिडिल लेयर इसमें भी पोषक पदार्थ भरा होता है, ये सब डीजनरेट कर जाते हैं। इस प्रकार एंथर की वॉल में केवल इंडोथीसियम और इसके बाहर एपिडर्मिस होता है और ये सारे पॉलन चैम्बर में रहते हैं। जैसे ही स्टोमियम पे ये भित्ति फटेगी वैसे ही ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। ये पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन जैसा कि आप जानते हैं इसका निर्माण मियासिस डिवीजन द्वारा हुआ है, इसलिए ये माइक्रोस्पोर अगुणित रचना है, हेप्लॉइड रचना है। तो आप इस माइक्रोस्पोर को, पॉलन ग्रेन को कह सकते हो नर युग्मकोद्भिद की पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट, जर्मिनेशन तो उस समय ही शुरू हो जाता है जब ये एंथर के भीतर रहता है। तो इसका डेवलपमेंट, इसी के डेवलपमेंट से ही बनता है मेल गैमेटोफाइट। इसके डेवलपमेंट का अध्ययन हम 2 चरणों में करेंगे। एक तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट विद इन एंथर
दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आउट ऑफ एंथर आफ्टर डे 6। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर है क्या, इसकी बनावट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। जैसा कि बताया है कि आवृतबीजी पादपों में, फ्लावरिंग प्लांट में मुख्य प्रवस्था स्पोरोफाइट होती है, बीजाणुयुक्त प्रवस्था। अभी तक जितना बताया गया स्पोरोफाइट जो था, इसी प्रवस्था में पौधे का शरीर जड़, तना, पत्ती, शाखा, पुष्प आदि में बटा होता है। फ्लावरिंग प्लांट के जीवन में दूसरी प्रवस्था आती है जो अल्प विकसित होती है, जिसको कहा जाता है गैमेटोफाइट, नर कीटोफाइट। तो ये माइक्रोस्पोर का बनना ही शुरुआत होता है गैमेटोफाइट का, नर युग्मोद्भिद का। ये माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु और पॉलन ग्रेन परागकण
ये मेल गैमेटोफाइट की पहली प्रवस्था होती है और इसी माइक्रोस्पोर का जब जर्मिनेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो इसी से बनेगा मेल गैमेटोफाइट। अभी डेवलपमेंट बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखें कि यह माइक्रोस्पोर की बनावट क्या है, रचना क्या है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर, प्रत्येक लघु बीजाणु ये गोलाकार कणिनुमा रचना होती है, जिस पर दो भित्तियां होती हैं। इसकी बाहरी भित्ति को एक्साइन कहा जाता है और भीतरी भित्ति को इंटाइन बोला जाता है। एक्साइन और इंटाइन ये दो भित्तियां माइक्रोस्पोर को कवर किए रहते हैं, ढके रहते हैं, घेरे रहती हैं। इनमें एक्साइन काफी कठोर, रिजिड, ऑर्नामेंटेड, अलंकृत डिजाइन इस पर बना हुआ, और स्पोरोपोलेनी नामक स्पोरोपोलेनीन नामक वसी पदार्थ से निर्मित होता है। इस वसी पदार्थ का श्रावण निर्माण इंडोथीसियम के सेल्स के द्वारा होता है और यह विषम से विषम परिस्थितियों में माइक्रोस्पोर की सुरक्षा करने का कार्य करता है। स्पोरोपोलेनीन नामक रसायन से बना हुआ बाहरी कठोर अलंकृत भित्ति होती है जिसको एक्साइन कहा जाता है। इस एक्साइन से भीतर की तरफ, अंदर की तरफ बहुत ही पतली भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है जिसको इंटाइन कहा जाता है। माइक्रोस्पोर की इस भित्ति पर जर्मपोर पाए जाते हैं, जर्म छिद्र पाए जाते हैं। तो डाइकाट प्लांट के माइक्रोस्पोर में 3 जर्मपोर, जबकि अधिकांश मोनोकोटिलेडोनी प्लांट एक बीजपत्री पौधों के माइक्रोस्पोर में केवल एक ही जर्मपोर होता है। इस भित्ति से घिरा हुआ अंदर एक केंद्रक होता है जो कि हैप्लॉइड है। ये केंद्रक चारों तरफ से साइटोप्लाज्म द्वारा घिरा हुआ है। ये माइक्रोस्पोर की रचना है। माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु का अंकुरण, डेवलपमेंट एंथर के भीतर ही प्रारंभ होता है। तो कैसे? इसका ये न्यूक्लियस केंद्रक सामान्य सूत्री विभाजन द्वारा, ये सूत्री विभाजन अनइक्वल माइटोसिस होता है जिसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। सबसे पहले तो इसका ये केंद्रक भित्ति के किनारे चला जाता है और इसमें सूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं, 2 न्यूक्लियस बनता है, 2 केंद्रक बनता है और इन्हीं के दोनों केंद्रकों के बीच जब साइटोकाइनेसिस होता है तो 2 सेल बनता है। एक छोटे केंद्रक वाली छोटी कोशिका जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा बड़े केंद्रक वाली बड़ी कोशिका जिसको वेजिटेटिव सेल अथवा ट्यूब सेल कहा जाता है। तो 2 सेल रचना होती है और इसी 2 अधिकांश में जब ये 2 सेल अवस्था में होता है तभी डिसेंस होता है एंथर का और ये पॉलिन बाहर निकलते हैं और अंत में इसका ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है सूत्री विभाजन द्वारा। तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं। इस प्रकार ये माइक्रोस्पोर 3 सेल रचना होती है। ये 3 सेल रचना ही बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। तो इसका डेवलपमेंट तो बाद में बताएंगे। अब हम आगे बता रहे हैं पुष्प का दूसरा जन्म जिसको मादा जन्म बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है क्या?
इसके विषय में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अब तक जितना हमने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में वो सब नर जननांग के विषय में था। अब आगे पुष्प का मादा जननांग। फ्लावर की रचना बताते समय हमने बताया था आपको एक टिपिकल फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड डायोसियम। ये पुष्प के सहायक अंग बोले जाते हैं, इनको पुष्प का आवश्यक अंग बोला जाता है। ये है नर जननांग, ये है मादा जननांग। अब तक हमने जो कुछ बताया वो था नर जननांग के विषय में। आगे पुष्प का मादा जननांग। पुष्प का मादा जननांग ये गायमुष्यम जायांग अथवा पिष्टि बोला जाता है। जायांग की एक रचना को, एक इकाई को कार्पेल बोला जाता है। एक पुष्प में कार्पेल की संख्या एक अथवा एक से अधिक होती है, तो कार्पेल की संख्या के आधार पर ही जायांग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी। तो कार्पेल ये गायमुष्यम की इकाई है, पिस्टिल की इकाई है। सारे कार्पेल को मिलाकर के पिस्टिल और गायमुष्यम कहा जाता है। कार्पेल जिसका दूसरा नाम है मेगास्पोरोफिल। एक कार्पेल के 3 भाग होते हैं। एक कार्पेल, एक अंडक, एक मेगास्पोरोफिल के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 थाइलमस पर, पुष्पासन पर सदा हुआ। कार्पेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग, आधारिक भाग, जिसको ओवरी, अंडाशय, ओवरी के ऊपर का पतला सकरा नलिका जैसा भाग स्टाइल, और सबसे अगला भाग स्टाइल का अगला भाग ये कहा जाता है स्टिग्मा। ओवरी कार्पेल की वीआईपी रचना, क्योंकि ओवरी के भीतर, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा, बीजांडाशन पर, प्लेसेंटा पर पाया जाता है, लगा रहता है ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। ये ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी बीजाणु, ये ओवरी के भीतर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है। आप जानते हो कि ओवरी के भीतर प्लेसेंटा पर ओव्यूल के लगे रहने की व्यवस्था को बीजांडासन, बीजांडन्यास, प्लेसेंटेशन, प्रेजेंटेशन बोला जाता है। प्रेजेंटेशन ये कई तरह का होता है। हमने आपको पिछले वर्ष कक्षा 11 में बताया था क्या कि ओवरी की भीतरी सतहों पर उभरी हुई रचना जिसको प्लेसेंटा, इन्हीं प्लेसेंटा पर ओव्यूल के लगे रहने की व्यवस्था प्लेसेंटेशन कहा जाता है। ये कई तरह का होता है, मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, तमाम प्रकार का प्रेजेंटेशन हमने आपको
बताया था। तो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम यही महत्वपूर्ण रचना है। इसकी रचना, इसकी बनावट क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम के विषय में बतलाया था। क्या कि प्रत्येक ओव्यूल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस ये पैरेकाइनेटस कोशिकाओं का बना होता है, सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, यही प्रमुख भाग होता है, इसको कहा जाता है न्यूसेलस, बीजांड। इस न्यूसेलस के ऊपर दो भित्तियां पाई जाती हैं। प्रत्येक ओव्यूल में सबसे महत्वपूर्ण भाग न्यूसेलस, बीजांड का है। इस न्यूसेलस के ऊपर दो भित्तियां पाई जाती हैं अधिकांश पौधों के ओव्यूल। पूरा बीजांड का न्यूसेलस इन्हीं दो भित्तियों से ढका होता है। इसकी बाहरी भित्ति को आउटर इंटुगमेंट और भीतरी भित्ति को इनर इंटुगमेंट कहा जाता है। हाँ, तो हमने बताया था कि ओवरी के भीतर प्लेसेंटा पर ओव्यूल के लगे रहने की व्यवस्था को प्लेसेंटेशन। ये प्लेसेंटा से ओव्यूल लगा होता है एक डंठल के द्वारा। इस डंठल को कहा जाता है फ्यूनिकिल, जिसको हिंदी में बीजांड वृंत बोलते हैं। ये बीजांड वृंत ओव्यूल से जिस स्थान पर लगा होता है उस स्थान को हाइलम बोला जाता है। हमने बताया कि दो भित्तियां होती हैं, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट। ये पूरे बीजांडकाय को कवर किए रहते हैं, लेकिन बीजांडकाय का एक भाग ऐसा भी होता है जहाँ पे ये भित्तियां बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, वहाँ पर एक छिद्र के रूप में बनता है। इसी छिद्र को कहा जाता है माइक्रोपाइल। ये इंटुगमेंट, ये भित्तियां जहां से निकली हुई जान पड़ती हैं, बीजांड के उस भाग को कैलिजा बोलते हैं। तो ये ओव्यूल का कैलिजा हुआ, ये ओव्यूल का माइक्रोपाइलम हुआ, दो भित्तियां हैं। तो ऐसे ओव्यूल को बाइटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है। अधिकांश पौधों में बाइटेगमिक ओव्यूल ही होता है। बाइटेगमिक ओव्यूल क्या है? जब ओव्यूल पे दो भित्तियां हो, आउटर और इनर इंटरव्यूल, तो ऐसे ओव्यूल को बाइटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है। किन्हीं में ओव्यूल के ऊपर एक ही भित्ति पाई जाती है, तो ऐसे ओव्यूल को यूनिटेगमिक ओव्यूल बोला जाता है। केवल एक ही इंटुगमेंट हो, तो ऐसे ओव्यूल को यूनिटेगमिक ओव्यूल, जैसे सूर्यमुखी और गेंदा। कभी कभी किसी ओव्यूल में इंटुगमेंट होता ही नहीं, तो ऐसे ओव्यूल को एटेगमिक ओव्यूल बोला जाता है। जैसे लोरेंथस चंदन, लोरेंथस और चंदन में के ओव्यूल में इंटुगमेंट होता ही नहीं, इसलिए ऐसे ओव्यूल को एटेगमिक ओव्यूल बोला जाता है। तो ये बताया हमने आपको, इंटुगमेंट है कि नहीं है, तो एक है तो यूनिटेगमिक, इंटुगमेंट दोनों हैं तो बाइटेगमिक,
अगर इंट्रूमेंट है ही नहीं है तो ऐसे ओव्यूल को एटोमिक ओव्यूल कहा जाता है। हाँ, तो देखिए न्यूसेलस में बीजांड द्वार की तरफ माइक्रोपाइलर में एक थैले जैसी रचना टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर न्यूसेलस के भीतर माइक्रोपाइलर में और एक थैले जैसी रचना होती है। इसी थैले जैसी रचना को कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक और ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है आगे बतलाया जाएगा। ये 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड रचना होती है। इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। तो इसमें 3 कोशिकाएं तो होती हैं कैल्जल एम्ब्रियो सैक में कैल्जा की तरफ, इनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल। 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर की तरफ होती है, जिसमें बड़ी कोशिका जिसको एग सेल और फीमेल गैमेट, इनके अगल बगल एक एक सहायक कोशिका सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड और एक सेल मिलाकर के कहा जाता है एग ऑपरेटस। और 2 न्यूक्लियस, एक इस पोल से आता है एक इस पोल से आता है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉइड बनाते हैं, रचना बनाते हैं, जिसको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ये डिप्लॉइड रचना होती है, बाकी सारे सेल सेप्लॉइड होते हैं। तो ये एक मेजोर, एक परिपक्व, एक डेवलप्ड ओव्यूल की रचना है।